प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बेहद संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह विषय संवेदनशील इसलिए क्योंकि यह लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। एक ऐसा विषय जिसके संदर्भ में कई परिवार टकटकी लगाए देखते रहते हैं। एक ऐसा विषय जिसके माध्यम से लोग अपने भविष्य को सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं। खासतौर पर वो परिवार जो सरकारी नौकरी के माध्यम से ही अपने जीवन को संवारने का सपना लेते हैं। दरअसल इस देश में दो किस्म की नौकरियों के संदर्भ में व्यवस्था रही। एक है निजी क्षेत्र की, दूसरी है सरकारी क्षेत्र की। अतीत में ऐसा माना जाता था कि निजी क्षेत्र में पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन सुरक्षित भविष्य सरकारी नौकरी के अंदर ही रहता है। और सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करता था, वो आकर्षण हुआ करता था सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन का। सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन से कहीं ज्यादा प्यारा पेंशन के संदर्भ में रहता था। पेंशन उसको अपने आप में सुरक्षित भविष्य के लिए आश्वस्त कर देती। पर जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, उस समय पर यह महसूस किया गया कि कर्मचारियों का सुरक्षित भविष्य तो ठीक है, पर देश का भविष्य कहीं ना कहीं पेंशन के चक्कर में असुरक्षित होता जा रहा है। वेतन भत्तों के बाद पेंशन का बिल सरकार को काफी बड़े बोझ के तौर पर महसूस होने लगा था। सरकार को लगने लगा था कि पेंशन के बोझ के चलते ऐसा न हो कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। तो इसके मद्देनजर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, अर्थशास्त्रियों से बात हुई, कर्मचारी संगठनों से बात हुई और कुल जमा नतीजा ये निकला कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के आखिरी दौर में एनपीएस अस्तित्व में आया, न्यू पेंशन स्कीम, जिसके तहत कर्मचारियों को गारंटेड पेंशन की व्यवस्था समाप्त हो गई। उसके स्थान पर सरकार और कर्मचारियों के परस्पर सहयोग के माध्यम से शेयर बाजार के हवाले भविष्य को किया गया। एक फंड का निर्माण, उस फंड के माध्यम से जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे एक निश्चित राशि और उसके आधार पर पेंशन की व्यवस्था, ब्याज के आधार पर। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था पिछले 20 साल से देश में चल रही थी। तमाम राजनेता जो भी दावा करें, तमाम राजनीतिक दल जो कुछ भी कहें, पर सच ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को तमाम राज्य की सरकारों ने, जो अलग अलग राजनीतिक दल की थी, बड़ी सहजता के साथ अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया और अमल में भी लाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी सरकार तो चली गई 2004 में। उसके बाद 10 साल तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में यूपीए सरकार अस्तित्व में रही। 10 साल ये यूपीए सरकार रही, लेकिन उसने एनपीएस की व्यवस्था को कहीं पर भी गलत नहीं पाया, उसमें बदलाव की कोई चेष्टा नहीं की, ना ही उसको भविष्य में बदलाव के संदर्भ में कोई उम्मीद भी बताई। 2014 से देश की सियासत में एक नया दौर शुरू हुआ। गठबंधन की सरकार अस्तित्व में नहीं रही और उसके स्थान पर एक दल की स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में आई। और केवल देश में नहीं आई, तमाम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी ने सफलता का परचम फहराते हुए अपने आप को काफी विस्तार दे दिया। जब इसकी काट के संदर्भ में कोशिश हुई तो उसमें एक योजना जो निशाने पर आई, वो आई एनपीएस। कर्मचारी संगठन और तमाम राजनीतिक दल इस बात को लेकर मुखर हुए और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर मुखर हुई कि ये एनपीएस ठीक नहीं है, ये एनपीएस जायज नहीं है। और 2019 से लेकर 2022 के बीच में तमाम स्तर पर इसको लेकर आंदोलन शुरू हुए, मुखरता आई। कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही, अन्य विपक्षी दल भी सरकार को अस्तित्व में लाने में सफल रहे। और मीमांसा में यह निकल कर आया कि इसमें एक बड़ा फैक्टर कर्मचारियों की नाराजगी है और वो नाराजगी पेंशन स्कीम को लेकर है। कुछ कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहां पर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना के लागू करने का फैसला भी ले लिया। यह अलग बात है कि उसका क्रियान्वयन अभी भी सवालों के घेरे में है। पर इसके चलते केंद्र सरकार दबाव में आई, भारतीय जनता पार्टी दबाव में आई और नतीजा यह हुआ कि 2022 में पेंशन नीति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अभी 8 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट के द्वारा एक नई पेंशन योजना को सामने लाया गया है। इसको जो लाया गया है उसके संदर्भ में है कि यह एक कमाल की योजना है। कमाल की योजना के अंतर्गत यह है कि जहां एनपीएस में सब कुछ बाजार के हवाले था,
कितनी पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगी उस समय के हालात पर निर्भर था। नई योजना के अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर आपने 25 साल सरकारी नौकरी में पूरे कर लिए हैं तो आपको न्यूनतम अपने तत्कालीन बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। अगर आपकी सेवा को 10 साल पूरे हो गए हैं तो आपको न्यूनतम 10,000 रुपए तो पेंशन प्राप्त ही होगी। वहां की उसके संदर्भ में काफी विस्तार के साथ में व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसके संदर्भ में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया है, तमाम कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश है, हमें तो ओपीएस ही चाहिए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कर्मचारी संगठन इसको क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं, इसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा कर्मचारी हित में लिया गया एक बड़ा कदम बता रहे हैं। तो आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वस्तुतः इस समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा खोजा गया है। तो हमारा विषय ये है, पेंशन पर घमासान, यूपीएस से समाधान। तो जो ये यूपीएस है, क्या ये ओपीएस और एनपीएस से कहीं बेहतर योजना है, सुरक्षित भविष्य की योजना है, और देश के खजाने पर बढ़ते बोझ को लेकर जो चिंताएं अतीत में थी उससे उबारने वाली योजना है? सवाल महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वित्तीय मामलों के जानकार टीएस सिंहदेव साहब खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसने कमाल की योजना अस्तित्व में ला दी है, उसका पक्ष रखने के लिए उसके सुधी विचारक और प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस आर्थिक विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए जाने माने अर्थशास्त्री गुरबचन सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। पर जिन्होंने इस पेंशन योजना को लेकर देश भर में लड़ाई लड़ी है, उस एनएमओपीएस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष परमानंद ढेरिया जी हमारे साथ में हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में सुभाष लांबा जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एआईएसजीईएफ के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम शरद त्रिवेदी जी से करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। तो शरद जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एनपीएस की पैरवी करते करते आप यूपीएस तक आ गए। जब यूपीएस तक आ ही रहे थे तो ओपीएस में क्या बुराई थी? आप सब कुछ कर भी रहे हैं पर फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसा स्वर महसूस होता है। क्या कहते हैं शरद जी? हिमांशु जी, पहले तो मैं आज सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जी सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि हम अगले 30-35 साल भी हम कहीं सत्ता में पास रहेंगे, लेकिन जिनको ये लगता है कि नहीं, तो उनको चाहिए कि साहब हम इसको भविष्य में डालते हैं, हम इसको भविष्य के लिए नहीं डालना चाहते। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी जो उसमें आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी जब ये आज हो रहे हैं या अभी आज पहले जो बाकी हुआ जब वो रिटायर होंगे तब समस्या आएगी। अभी कोई समस्या नहीं, आप क्या कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में ना सरकार पे आने वाला है और ना जनता को इसका असर होगा। इसका असर होगा 25-30 साल बाद। तो हमारी जरूरत थी कि हम न्यू पेंशन आए थे, उसका बर्डन जो था वो आज सरकार ने 14% जो है उसका जो टोटल बेसिक पे है 14% जो है आज की तारीख में हर साल सरकार व्यक्ति के खाते में जमा कराएगी, तो पेंशन नहीं है 10% वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी इसका आज भी खत्म नहीं हो गया है। सिर्फ ये है कि सरकार ने इसको एक गारंटी दी है कि अगर आप किसी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से या किसी वजह से आपका रिटर्न 10% नहीं हो रहा है तो उसकी गारंटी सरकार दे रही है, और उसका पेमेंट आज की तारीख में 14% था उसको 18% कर दिया गया। आज की तारीख में होगा, वो भविष्य में नहीं होगा। आज सरकार उसको उस आदमी के खाते में जमा करेगी जिसको कहीं भी निवेश कर सकता है। तो ये जो सबसे बुरी चीज थी कि, और ये समस्या भारत में नहीं है, विश्व में सब देश इसका सामना करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन एज कर रही है, उम्र बढ़ रही है, तो पेंशनार्थी ज्यादा बढ़ रहे हैं और जो देने वाले वो कम हो रहे हैं। तो इसके लिए उसकी जरूरत है कि दोनों में सामंजस्य बैठाया जाए। हमारे जो कर्मचारी जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए दिया है उनको भी गारंटी मिले, और सरकार जो है कम से कम इस हैसियत रहे कि वो दे सके।
तो शरद जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देखो हमारे द्वारा जो फैसला लिया गया है ना, उसके अंदर एक न्यूनतम गारंटी आपको प्राप्त हो रही है कि इतनी पेंशन तो आपको सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगी ही, जो अभी तक एनपीएस में प्रावधान नहीं था। वो इस चिंता को भी हमारे बीच साझा कर रहे हैं कि कुल मिलाकर वक्त के साथ पेंशन किसी भी सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि पेंशन पाने वालों की संख्या बढ़ रही है, संसाधन सीमित है, और यह समस्या केवल हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं, दुनिया के संदर्भ में है। दुनिया की जब बात आती है तो अब टी.एस. सिंहदेव जी के पास बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। वो भी देश के साथ साथ दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो उस सरकार का हिस्सा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहते हुए ओपीएस को लागू करने का फैसला किया था। क्या कहते हैं सिंहदेव साहब? जो काम 10 साल यूपीए में रहते हुए नहीं सोचा गया मनमोहन सिंह जी जैसे महान अर्थशास्त्री के द्वारा, वो काम आप लोगों ने 5 साल सत्ता में रहते हुए क्रियान्वित करना चाहा, और अब यूपीएस आया है। सिंहदेव साहब पार्टी लाइन के माध्यम से ओपीएस के लागू करने की ही पैरवी करेंगे, या देश और दुनिया के हालात देखते हुए इस यूपीएस को कुछ बेहतर महसूस करेंगे? जी हिमांशु जी, आपको भी प्रणाम, सभी साथी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को प्रणाम के साथ जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस, इसमें सरकार की तरफ से जो पहल हो रही है जी, वो वित्तीय स्थिति के नियंत्रण की है। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की बात आती है, वित्तीय भार पड़ता है, हमारे पास राजस्व का कितना हिस्सा है जो कि हम कर्मचारियों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, और कर्मचारियों को बेहतर लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनको आमजनों के लिए सेवा से जोड़ने के लिए, शासकीय सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए उनके और उनके परिवारों को रिटायरमेंट के बाद में एक पेंशन की व्यवस्था देके ये व्यवस्था चालू की गई कि जो आएंगे उनको ये लगेगा, एक सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती है क्योंकि उसमें व्यवस्था यही बनी। और जैसा तर्क वितर्क में और चर्चाओं में बात आती है कि ओपीएस के बाद में एनपीएस जब बनी जी, तो 2004 से यूपीए की भी जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी इसको परिवर्तन करने के लिए पहल नहीं किया, वो चलती रही योजना। और अंततः जब कर्मचारियों के बीच में ये बात उठने लगी कि एनपीएस, हमने तो सोचा था कि अच्छा होगा, हमारे लिए इसमें अच्छी बातें होंगी, लेकिन हमारा अनुभव है कि हमको ओपीएस चाहिए। जब ये मांग उठी कर्मचारियों के बीच में और गंभीर आधार पे, तब कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस की लीडरशिप में इसमें चर्चा हुई, और चर्चा के बाद ये हुआ कि हम ओपीएस को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि कर्मचारी के हित में है, हमको उनसे सेवा लेनी है, बेहतर लोगों को हमको आकर्षित करना है ताकि अच्छे लोग, लैटरल एंट्री वगैरह की जो बात हो रही है, अच्छे लोगों को लाने की, तो अच्छे लोग सरकारी कर्मचारियों के सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है और उनको जो मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, पेंशन इत्यादि मिलेंगे, उसमें निहित होके हमको देश के लिए प्रशासन चलाना है। तो ये एनपीएस की बात आई और उसमें वापस ओपीएस में जाने की बात आई। अब ये यूपीएस की बात बीच में आई है और ये माना जा रहा है कि एक और इसमें केंद्र सरकार ने पहल की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में शायद कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया जी। कर्मचारी संगठन, जहां तक मैं जानकारी ले सका हूं, कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की, इसके जो अध्यक्ष जी हैं, इनके भी बयान को मैंने देखा, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हैं, इनके सचिव हैं, उनके बयान को भी देखा। और बात ये आ रही है कि इन लोग अब ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे जी, इसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और तर्क वो ये दे रहे हैं कि इसमें किया है, आपने परिवर्तन क्या किया है। आपने ये कहा कि कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन 10% था, बीच में बात हो रही थी उसको 14% करने की, और राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था 14% का, उसको हम 18.5% कर देंगे जी। और बाकी जो शर्तें लगाई गई वो ये लगाई गई कि 10 साल सेवा जिनकी हो जाएगी उसके पश्चात न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन के रूप में वो पात्र होंगे, और जिनकी 25 तो आपको पेंशन अब इस आधार पे मिलेगा, रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने का औसत वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब कर्मचारी संगठन के लोग जो कह रहे हैं उसमें दो बातें कह रहे हैं। एक
कि आपने जो 25 साल की म्याद दी है समय सीमा की, इसमें आरक्षित वर्ग को भर्ती के लिए आपने 40 साल तक की उम्र का भर्ती के लिए आपने रिलैक्सेशन दे रखा है जी। तो अगर जो 40 साल के या 35 साल से ऊपर की उम्र में काम में जुड़ जाते हैं और 60 साल में अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको तो इसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। एक बात ये आ रही है। दूसरा उनका कहना है कि ये जो आपने 18% केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन कर दिया, ये तो अच्छा है, यहाँ तक अच्छा है। 10% कर्मचारियों से 18.5% इनके और 50% आप पेंशन दे रहे हो, लेकिन हमारी राशि जो जमा है उस राशि को तो जैसे जीपीएफ इत्यादि की राशि हमको मिलती है, उसमें एक नया पैसा हमको नहीं मिलने वाला है, वो पूरा ले लिया जाएगा। और ये 50% पेंशन की बात ही हमारी है, हमारा जो पैसा जमा था वो तो गया। ये तर्क उनकी तरफ से आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमको साहब ये बात तो सारी जानकारी में है और इसे कर्मचारी संगठन में प्रस्तुत कर देंगे, पर आप तो भले ही अर्थशास्त्री नहीं है फिर भी किसी अर्थशास्त्री से कम नहीं माने जाते हैं। आपसे सवाल मेरा थोड़ा दूसरा था। मेरा जानना यह था कि क्या वाकई सरकारों की हैसियत है, क्षमता है कि जो कर्मचारी संगठन मांग रहे हैं वो दिया जाना संभव है, या आपकी पार्टी या आप लोग इसलिए अब इसकी पैरवी करने लगे हैं कि अभी तो दौर चल निकला है कि सत्ता में आना है और सत्ता में आने के लिए जो कुछ भी देना है दे दिया जाए, चाहे हर महीने की जगह हफ्ते में कर्जा उठाया जाए। अभी जो देश भर में सरकारें कर रही हैं ये वंदन अभिनंदन के नाम पर बांट बांट के, उसके तहत खबर यही आती है फिर कर्जा, कर्जे के बाद कर्जा, ब्याज के लिए कर्जा, ब्याज के ब्याज के लिए कर्जा। तो आपसे जानना यह है सिंधे साहब कि क्या वाकई ये फैसले देश हित में लिए जा रहे हैं या सारे फैसले अब दल हित में हैं, सत्ता बनाए रखने के लिए लिए जा रहे हैं? दल हित, समाज हित और देश हित से परे नहीं होनी चाहिए, न होती है। और पहले भी आपके पैनल में चर्चा करने का आपने अवसर दिया था जी। और मुझे स्मरण है कि हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो मैं चुनाव के पहले ऐसे हिमाचल प्रदेश सिस्टर के यहाँ गया था, बल्कि मंदिर एक जगह उन्होंने कहा था चलने के लिए, वो 2.5 साल का चल रहा था, दुआ सलाम करने के लिए, माथा टेकने के लिए उन्होंने बुलाया था, मैं वहां गया था। वहां मीडिया ने पूछा, मैंने कहा कि ओपीएस की बात चल रही है, मैं तो अधिकृत नहीं हूँ कांग्रेस का प्रवक्ता, लेकिन मैं इसका हिमायती हूँ, ओपीएस का मैं हिमायती हूँ। और वहां से बात चली, अंततः हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी इसको अपने मैनिफेस्टो में लिया और उसको लागू करने की बात आम जनों के सामने रखी। उसी समय मैंने छत्तीसगढ़ के जो वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, वरिष्ठतम अधिकारी थे, उनसे मैंने चर्चा तुरंत प्रारंभ की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसी कोई पहल कर दें, ऐसी कोई बात कर दें और उसका आधार न मालूम हो। यही कहा जाता है कि वित्तीय भार इतना पड़ेगा कि सरकारें उसको झेल नहीं पाएंगी। तो उसमें मैंने उनसे डिटेल मांगा कि अगर मेरे को मार्गदर्शन बतौर आप डिटेल बता सके कि इसमें कितना भार कैसे पड़ेगा। उन्होंने जो मुझे जानकारी दी थी वो मैं आज भी प्रस्तुत कर रहा हूं और उसी बात पे मैं आज भी कायम हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो एक तरह से अधिकृत जानकारी है। उन्होंने कहा था कि 2071 तक वो स्थिति बनेगी जब अधिक भार देने की स्थिति बनेगी। आज के दिन वो स्थिति नहीं बनेगी जी। और आज के दिन जो बात हो रही है, आज के दिन केंद्र सरकार के पास या जो ये फंड इसका बनाया हुआ है, राज्य सरकारों के पैसे वहां जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं और उस राशि के विरुद्ध में केंद्र सरकारें लोन ले पा रही हैं। और राज्य सरकार जब कहती है कि भाई हम भी अब ये जो पैसा हमारे हिस्से का है, राज्य सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन उस समय 10 या 14% कर दिया था, उसके विरुद्ध हम लोन लेके अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात आ रही थी कि आज के दिन अगर ओपीएस लागू होता है तो राज्य की सरकारें फायदे में होंगी, घाटे में नहीं होंगी। ये उनका स्पष्ट तर्क था। मैंने काफी तर्क वितर्क करने के बाद में फिर सार्वजनिक अपना मंतव्य प्रस्तुत किया था और ये स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि आज के दिन से लेके लगभग 2070, वो 5 साल 10 साल पहले हो सकता है, एग्जैक्ट आंकड़े कभी कभी फर्क आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 6 लाख लोगों की नौकरी की बात आ रही थी, कुछ और हो सकते हैं तो उसमें फर्क आ सकता है। तो हमको फायदा होगा, आज के दिन हमको घाटा नहीं होगा। हमको फायदा होगा, घाटा नहीं होगा, ये टीएस सिंहदेव साहब का कहना है। लेकिन जिस योजना को कर्मचारियों के हित के लिए बताते हुए
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में लागू करने की बात कही गई है और साथ में यह विकल्प भी दिया गया है कि आप एनपीएस में भी बने रहते हैं। इसके बावजूद भी कर्मचारी संगठनों के कुछ स्वर नाराजगी के हैं। उनमें से एक नाम परमानंद ढेरिया जी का है, जिस संगठन का उल्लेख कर रहे थे टीएस सिंहदेव साहब, एनएमओपीएस, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मौजूद हैं। परमानंद जी, सरकार ने इतने विचार विमर्श के बाद पूर्व वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ऐसी स्कीम लेकर आए, फिर भी आप नाराज हैं। क्यों नाराज हैं भाई आप? आज के इस चर्चा में शामिल करने के लिए समस्त पैनलिस्ट और आपको हृदय से धन्यवाद। और कृष्ण जन्मोत्सव की भी सभी बड़े हमसे वरिष्ठ समस्त पैनलिस्टों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के 1 करोड़ कर्मचारियों के संदर्भ में विचार विमर्श करके यूपीएस योजना पे विचार करके एक 2022 एक लंबी चर्चा के बाद और इंटरनेशनल चर्चा के बाद ये विषय को लाए हैं। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा जी। हमारा आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में 2017 से चल रहा है जी। मध्य प्रदेश में भी हमने इसकी आधारशिला रखी और आंदोलन करे जी। तो आज ये स्थिति बनी है कि मध्य प्रदेश में एक भी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी बुला करके किसी भी आंदोलनकारियों से जो एनपीएस में हैं उनसे बुला के चर्चा नहीं करी। ये सबसे बड़ी संवेदनहीनता रही। दूसरी बात ये रही, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करूंगा सर, ये यूपीएस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के 98 के कर्मचारी को और वर्तमान के कर्मचारी को 1 रुपये का फायदा नहीं होगा जी। इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि 2,80,000 कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग का जो 98 का अपॉइंटमेंट है उसकी 2007 में पदनाम परिवर्तन बीजेपी सरकार ने करी। फिर इसके बाद 2018 में नई नियुक्तियां दे दी और पूर्व की सेवाएं को लैप्स कर दिया। अब हमें बताइए आप, ये योजना जो आई है किस आधार पे हमारा कर्मचारी जो आज सेवानिवृत्त हो रहा है तो वो उसे इसका कैसे लाभ उठा पाएगा। साथ ही पीएफआरडी वही बिल है, हमारी पूरे जितनी भी 10% की राशि हमारी और 18.5% की राशि मध्य प्रदेश शासन की या भारत सरकार की, ये शेयर मार्केट में लगेगी। और जब शेयर मार्केट में लगेगी तो इस बात की क्या गारंटी रहेगी कि आने वाले समय में हमारी इसकी गारंटेड पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि ये यूनिफाइड पेंशन है, एकीकृत पेंशन। तो ये इस पेंशन के लाभ की किसी प्रकार से कोई गारंटी नहीं है। साथ ही 2019 में केंद्र सरकार ने 4% की राशि बढ़ाई थी तो मध्य प्रदेश शासन ने 28 महीने बाद इस स्कीम को लाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि 1 अप्रैल 2025 को लागू करेंगे। अब मध्य प्रदेश में जब 4% की राशि 19 में बढ़ाई थी और 21 में इन्होंने अपने तरफ से देने की आदेश जारी किया था, तो अब प्रधानमंत्री जी की योजना बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी है। अब हमें बताइए कि यूनिफाइड योजना क्या मालूम कब लागू होती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और हमारी जो शासकीय सेवा, जैसे मध्य प्रदेश शासन में शासकीय सेवा प्रथम नियुक्ति दिनांक से मानना चाहिए, तो आज दिनांक तक हमारी शासकीय सेवा नहीं। थोड़ा आपके जो विषय है ना परस्पर थोड़ा सा उलझन पैदा कर रहे हैं भाई। यूपीएस लागू हो चाहे ओपीएस लागू हो, अगर जिनकी नियुक्ति 2018 या 2019 में दी गई है, जिन शिक्षा कर्मियों के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो ओपीएस लागू हो जाएगा तो कौन से वो 1998 से मान लेने वाले हैं कि ओपीएस लागू हो गई तो 1998 से मान लेंगे। जब नियुक्ति ही 2018 से दी गई है तो फिर जाके आपकी कहानी कहां बनेगी, एक सवाल। दूसरा, आप परेशान किस बात से हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। ओपीएस ही आप चाहते हैं या आपको यूपीएस भी स्वीकार है? भाई महाराष्ट्र ने तो फैसला ले लिया, हम यूपीएस में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी फैसला ले लेगी, पर आपको यूपीएस भा रही है या नहीं भा रही है, पहला सवाल इस बात को लेकर है। यूपीएस में गारंटी दी है कि 25 साल की सेवा के बाद आपकी जो अंतिम वर्ष की सेवा काल में जो सैलरी मिल रही थी उसका 50% मिलेगा। आपको यह भा रहा है या नहीं भा रहा है? क्योंकि ओपीएस में तो ये 30 साल के बाद होता था। तो कुल मिलाकर आप इस पे स्पष्ट करें कि आपको ये यूपीएस भाई या नहीं भाई।
ये योजना, हाँ सर, मैं द्विवेदी जी बता दूं, ये योजना जो है हमारे लिए हितकर नहीं है और हम इसको स्वीकार नहीं करते। और साथ ही हमारा आंदोलन जो था पुरानी पेंशन बहाली को लेके था, तो हम उस आंदोलन के लिए तो निरंतर परमा जी कह रहे हैं हमें तो नहीं भाई ये योजना, पर उनके जो सवाल थे उन सवालों के संदर्भ में जो तर्क थे वो तर्क हमारी समझ में उतना नहीं आए। मुझे जाना है गुरबचन जी के पास, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार सुभाष लांबा जी हमारे साथ में है, वो भी कर्मचारियों के नजरिए को हमारे बीच में रख दें तो एक अर्थशास्त्री का नजरिया समझने में हमें सहूलियत रहेगी। तो सुभाष जी आपके पास में है, क्या कहते हैं आप? भाई लंबे विचार विमर्श के बाद योजना लाई गई है और दोनों विकल्प देते हुए लाई गई है। भाई एनपीएस में रहना चाहो एनपीएस में रह लो, यूपीएस स्वीकार करना तो यूपीएस को ले लो। फिर भी आवाज ये आ रही है छोड़ो आप एनपीएस, छोड़ो आप यूपीएस, हमें तो ओपीएस ही दे दो। थोड़ा आप ही बताओ ना सुभाष जी, क्या है ऐसा ओपीएस में जो ना तो एनपीएस में आपको दिखता है ना यूपीएस में आपको दिखता है? एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं द्विवेदी जी कि देश के करोड़ों कर्मचारियों की मांग ना एनपीएस है ना ये यूपीएस है। जी उनकी मांग ही पीएफआरडीए एक्ट रद्द हो और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो, जी बीच का कोई रास्ता नहीं है। और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने बाकायदा तौर से बजट से पहले भी माननीय प्राइम मिनिस्टर को भी, फाइनेंस मिनिस्टर को भी अपने इस रूप से स्पष्ट कर दिया था कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ गारंटी देने की बात कर रहे हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जी क्यों नहीं करेंगे? एक तो सवाल इसमें दो तीन है जो डिबेट में आ रहे हैं। जी तो ये है कि पहले तो हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। जी दूसरा, जो इसमें जो इतना प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे ऐतिहासिक है, भूतपूर्व कदम है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये कर्मचारियों को धोखा देने वाला कदम है। और इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी पिछले साल उसने जीपीएस लेकर के आए थे, द्विवेदी जी आपकी जानकारी के लिए, गारंटेड पेंशन स्कीम। जी ये उसी का ही प्रारूप है, एक दूसरे तरीके का ये है, कोई नई बात इसमें नहीं है। अब इसमें 50% की गारंटी तो ये दे रहे हैं कि 50% लास्ट पे का, लास्ट के जो 12 महीने की जो औसत होगी उसकी 50% की गारंटी है। लेकिन अगर आप इस एनपीएस के, इस यूपीएस की भी तुलना करेंगे तो पहली बात तो यह है कि 10% कर्मचारी का शेयर कटेगा और 14% सरकार का होता था, जो अब 18.5% इन्होंने किया। जी तो ये दोनों को जोड़ करके जो टोटल अमाउंट बनती है, चाहे वो 30 लाख बनती है, 40 लाख बनती है, 50 लाख बनती है, उसका 60% उसको कैश मिलता। लेकिन अब क्या मिलेगा? अब ये कह रहे हैं कि जो उसका वेतन है प्लस डीए है, उसका 6 महीने का 1/10। जी तो वो जो राशि है वो बहुत ही कम है उस राशि से 60% की। अब आप यहां ये कहोगे कि भाई फिर एनपीएस में चले जाओ। हम एनपीएस की बात भी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि दूसरा इसमें सवाल है जो झारखंड के हमारे जो पूर्व मंत्री हैं वो कह रहे थे, अगर आप इसको देखोगे कि जो कमजोर स्टेट हैं, जी 18.5%, जब 10% था द्विवेदी जी, राज्य सरकार पीएफआरडीए में तब पैसा जमा नहीं करवा पा रही थी। अब 18.5% सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर देगी, हो सकता है कर दे, लेकिन राज्य सरकारों के पास तो वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि सेंटर से जो पैसा उनको मदद मिलती है, जिस तरीके से मिलती है सब जानते हैं जी। तो वो 18% पैसा उसमें पीएफ, इसमें यूपीएस में कैसे मतलब इन्वेस्ट डाल देंगे जी। और ये 10% उसका हो गया, 18 उसका, 28% पैसा कर्मचारी का भी सरकार का भी, वो पैसा कहां जाएगा? वो कारपोरेट सेक्टर के पास जाएगा जी। तो हमारी कर्मचारियों की चिंता नहीं है, कारपोरेट सेक्टर की ज्यादा चिंता है, ये पैसा वहां जाएगा। और जबकि अगर कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन है उसमें जीपीएफ कटता है, जीपीएफ का पैसा सरकार इस्तेमाल कर सकती है, रिटायरमेंट पर वो पैसा उसको वापस मिलेगा। और कम्यूटेशन भी मिलती है, जब जो पेंशन बढ़ती है उसका एक हिस्सा कमिट भी करा सकते हैं, एडवांस में ले सकते हैं। जो पे कमीशन आएगा उसका भी रिवाइज होगी पेंशन, इसमें कोई रिवाइज नहीं, कोई कम्यूटेशन नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हमारी इसमें मांग ये थी कि हम इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, ना देश के कर्मचारियों की मांग है। और एक बात इसमें मैं और कहना चाहता हूं कि जब 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2013 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जी, वो सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद
2013 में पीएफआरडीए एक्ट कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिल करके इस बिल को पास किया था जी। और इसलिए अब क्योंकि उस टाइम कर्मचारियों का उतना आंदोलन नहीं था, क्योंकि जो न्यू कमर थे उनके ऊपर यह स्कीम लागू होनी थी एनपीएस। धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, कॉर्पोरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर और एसटीएफआई सब मिल करके इसको आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले गए और एक बड़ा आंदोलन हो गया। उस बड़े आंदोलन को कमजोर करने के लिए पॉलिटिकल तौर से भी इसमें नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा है इस पार्लियामेंट चुनाव में भी। और ये जो 3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, निश्चित तौर से इससे कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है, इसका विरोध कर रहे हैं। कोई खुश नहीं है। सुभाष लांबा जी, आपने काफी विस्तार से चीजों को हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने एक बात समझी हुई है जो आपने अपनी पैरवी के दौरान रखी कि भाई कई राज्य सरकारों की हालत ही ठीक नहीं है, वो 14% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, 18.5% क्या देंगे। अब जिनसे 14% और 18.5% के लाले पड़े हैं वो ओपीएस कैसे देंगे? ये विचार आपके जहन में क्यों नहीं आता? वो ओपीएस कैसे देंगे जिनको जरा सा ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया जा रहा? इसके संदर्भ में क्या कहते हैं आप? हम ये कहते हैं इसमें कि जो कारपोरेट टैक्स है वो 2014 में 30% था, आज घटा करके 22% लिया आया। बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज के लोन को माफ किया जा रहा है। अगर वो कारपोरेट टैक्स जो बड़े पूंजीपतियों थोड़ा सा भी अगर टैक्स बढ़ा दें तो सबका मतलब खर्चे भी आ सकते हैं, सबको मतलब ये जो सारी कुछ चीजें हैं वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के साथ हमारा देश है। और ये जो 30-35 साल नौकरी जवानी का टाइम एक कर्मचारी ने दिया है, उसके बदले बुढ़ापे में ये पेंशन स्कीम उसके ऊपर लागू हुई थी, तो अब इस पे ही कटौती लगाई जा रही है। कटौती कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रखा है सुभाष लांबा जी ने। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मुनाफे पर आधारित नहीं होती किसी औद्योगिक समूह के तहत कि कितना नफा कितना नुकसान। राज्य की अवधारणा में लोगों का कल्याण मूलभूत उद्देश्य है। उद्देश्य की प्राप्ति के तहत ही नीतियां बनाना और उनका क्रियान्वित करना जरूरी है। पर जो भी नीति रहे उसके साथ यह नियत जरूर रहना है कि क्या यह हमारी हैसियत में है। तो तमाम बिंदु आ गए हैं, तो अब गुरबचन जी आपका मौका है। हमारी उम्मीदें बहुतेरी हैं, बड़े अरमान हैं हमारे, बड़ी इच्छाएं हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं और सारी अपेक्षाओं की पूर्ति की जिम्मेदारी हम सरकार से चाहते हैं। सरकार का दमखम कितना है? हमें लांबा जी बोल रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स 30 से 22 कर सकते हैं और लोग देते हैं कि करोड़ों का लोन माफ कर सकते हैं। कर्मचारियों को देने की बात आती है तो अपनी खाली गुल्लक दिखा देते हैं और हमारे ही पैसे से अपना काम चला लेते हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना गुरबचन जी, उलझन क्या है और यूपीएस को लेकर आपका नजरिया क्या है? धन्यवाद। तो इसमें थोड़े मैं पॉलिटिक्स को अलग रखूंगा। वैसे भी आपने मुझे इकोनॉमिक्स के लिए बुलाया है तो मैं इकोनॉमिक्स की बात याद रखूंगा जी। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सरकारी कर्मचारी मेरे भाई उनको बुरा भी नहीं लगे, लेकिन एक बात यह है कि बात यहाँ पर पेंशन जो है वो सैलरी से लिंक्ड है जी। और हुआ क्या है कि काफी सालों से पे कमीशन जब आती रही है तो वो सैलरी बढ़ती गई है और वो सैलरी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके हिसाब से अब पेंशन बढ़ रही है। तो अब जो हमारी बातचीत हो रही है पेंशन को लेकर हो रही है, लेकिन एक रूट कॉज ये है सैलरी का लेवल जो गवर्नमेंट में पहुंच चुका है। दैट इज वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पर हम जो डिबेट कर रहे हैं वो ये मुद्दा ये आ रहा है कि सरकार कितना ले कितना दे, कर्मचारी कितना दे कितना ले, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, किसको कितना मिलना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए। इसमें मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, इस पर मैंने विस्तार में लिखा भी था। वो ये है कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं पेंशन फंड में हर महीने, सपोज 25 साल की उम्र में आपने काम शुरू किया और 60-65 साल तक आप काम कर रहे हैं, तो एक बहुत लंबा अरसा है, 30-40 साल का जो आपकी कंट्रीब्यूशन इकट्ठी होती रहती है। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप उसको लमसम कॉर्पस देखो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो जो कॉर्पस है उसमें
जो मेन पार्ट होता है वो रिटर्न का होता है जी या इंटरेस्ट का होता है। जो कंट्रीब्यूशन पार्ट है, भले ही वो सरकार की हो या कर्मचारी की हो, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ये इसलिए है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला है जी। जब आप 40 साल की इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो आएगा, तो उसमें होता क्या है कि अगर सपोज कॉर्पस मेरा मान लीजिए 65 साल की उम्र पे रिटायरमेंट है, तो 65 साल में अगर 100 रुपए का कॉर्पस हो गया इकट्ठा, तो उस 100 रुपए में आप ये तकरीबन मोटा मोटा मान के चलिए कि 2/3 तकरीबन रिटर्न है और 1/3 कंट्रीब्यूशन है मंथली जो आई है, भले ही वो सरकार से हो या कर्मचारी से हो जी। और चूंकि जो मेन पार्ट है वो रिटर्न पार्ट है, तो उस पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो रिटर्न हम बढ़ा सकें पेंशन फंड्स में, तो ये जो भार सरकार पर पड़ रहा है वो कम हो सकता है और उसका बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मिल सकता है। अब दिक्कत क्या आ रही है उस रिटर्न में, मैं आपको एक उदाहरण के लिए अभी करंट सिचुएशन बताता हूं। स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस काफी हाई चल रही है जी। इट इज ट्रू, काफी बड़ी हैं, लेकिन उसके मुताबिक भी वैल्यूएशंस काफी हाई है। तो आजकल जो एम्प्लॉय फंड जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जिसकी तरफ से भी हो, जिसमें जा रहा है, वो बहुत महंगे महंगे शेयर लिए जा रहे हैं जी। तो उसका होगा क्या कि इसका जो रिटर्न आएगा वो बहुत कम आएगा जी। तो जरूरत ये है कि जब ये इन्वेस्टमेंट हो तो उस टाइम ये देखा जाए कि स्टॉक मार्केट कहीं हाई लेवल पे तो नहीं है, और अगर हाई लेवल पर है तो उस टाइम स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्ट किया जाए, और जब स्टॉक प्राइसेस बहुत कम है तब ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। ये अभी हो नहीं रहा है। अभी एक मैं गुरबचन जी बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा हस्तक्षेप के लिए, पर मेरा सवाल है इसमें कर्मचारी क्या करे? कर्मचारी के हाथ में थोड़ी है कि उसने जो पैसा एनपीएस के तहत जमा कराया है सरकार की व्यवस्था में, उसे कहां लगाए सरकार, ये तो सरकार ही तय करती है। आपसे जानने की बात यह है सीधे मुद्दे की कि ओपीएस लागू करने में ऐतराज क्या है। जो हमारे साथ में सुभाष लांबा जी बोले कि भाई हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, तो जिसने अपनी जवानी सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति में बतौर कर्मचारी लगा दी, उसके बुढ़ापे की लाठी बनने से सरकारें क्यों इंकार कर रही हैं? क्यों उसके बुढ़ापे को बाजार के हवाले करना चाहती हैं? सरकार और बाजार में कोई अंतर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इस बार बतौर अर्थशास्त्री, आप केवल अकाउंटेंट नहीं है जिसके अंतर्गत कि इतना नफा इतना नुकसान। अर्थशास्त्री से अपेक्षा यह होती है कि समाज की जरूरतों को देखते हुए वो व्यवस्था दे, नीति के संदर्भ में रोशनी दे। तो आपसे जानना केवल इतना है गुरबचन साहब कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछा क्यों छुड़ाना चाहती है? बोल रही है कि हम वेलफेयर के लिए हैं, आप देखिए ना कितने बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं। 1000 रुपए महीना देंगे, सरकार बनवाओ, हर महिला को मिलेगा। कोई 1000 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 3000 का दावा कर रहा है। पर जो कर्मचारी 30 साल 40 साल काम कर रहा है, उसकी व्यवस्था चली आ रही है आजादी के बाद से, उस पेंशन से सरकार इंकार कर रही है, नाम बदल बदल के योजना ला रही है। क्यों ला रही है गुरबचन जी, ये समझाइए ना। हाँ, मैं उसी पे बात कर रहा था। बात यह है जो बात मैं कर रहा हूं वो बहुत कम की जाती है, तो मेरा तर्क थोड़ा अनफेमिलियर है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे इस पे स्ट्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट रहा है पूरी डिस्कशन में जी। सिर्फ आपके यहाँ ही नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे मीडिया में, इवन एकेडमिक डिस्कशन में भी ये बात छूट रही है। और कहना मैं ये चाहता हूं कि जब हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी सिर्फ पेंशन की पॉलिसी नहीं है, वो रिलेटेड है और भी पॉलिसी के साथ, और वो दूसरी पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे कि वो रिटर्न डिटरमिन होता है। मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा कि अगर आपका 100 रुपए का कॉर्पस बनता है आपकी टाइम ऑफ रिटायरमेंट का, तो उसमें तकरीबन आप ये 60-65 रुपए उसमें रिटर्न से आ रहे हैं, सिर्फ 30-35 कॉन्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। तो अगर उस रिटर्न रेट को हम बढ़ा सकें तो उससे फायदा होगा। और यहां पॉलिसी की बात आती है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अभी चल रहा है
कि महीने आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो क्योंकि रिटर्न वहां ज्यादा होती है। स्टॉक मार्केट में ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में ज्यादा भले ही हो, लेकिन ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं जब उचित नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं जब इतना भी उचित है कि आप 80%, 90%, 70% भी इन्वेस्ट कर दो। तो उस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वहां से हमने रिटर्न बढ़ा दिया तो ये झगड़ा कि सरकार कितना दे और कर्मचारी कितना दे और कितना ले, वो झगड़ा कम हो सकता है। कहना मेरा ये है। पर गुरचरण जी, मेरा आपसे कहना यह है कि भाई ये तो सरकार अपना जोखिम करे ना, भाई पैसे ले लिए हैं, कर्मचारियों को गारंटी दे भाई आपकी ओपीएस रहेगी, आपका पैसा ले रहे हैं, ओपीएस के तहत जिम्मेदारी निभा लेंगे। तो कुल मिलाकर कर्मचारी का पैसा लेने के बाद जोखिम भी कर्मचारी के हवाले रहता है। इसी बात को लेकर तो दिक्कत है। तो सरकार के संदर्भ में जो आप बात कर रहे हो, तो भाई पैसे ले लिए, सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही ओपीएस के संदर्भ में, क्यों यूपीएस ला रही है? ऐसा है, रिस्क जो आप बात कह रहे हैं कि रिस्क कर्मचारी नहीं उठाए, सरकार उठाए जी, वो बात वही डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रही है कि कौन कितना रिस्क उठाएगा, कौन कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। मैं कह रहा हूं कि जो कॉर्पस है उसी को हम बढ़ा सकते हैं और उसी को गुरबचन जी बार बार कह रहे हैं कि उसी को आप बढ़ा सकते हैं, पर कर्मचारी के हाथ में है कहां बढ़ाना? बढ़ाना तो सरकार के हाथ में है। तो शरद जी वापस आपके पास लौट कर आता हूं, क्यों आपकी सरकार, एक दमदार सरकार, एक लोक कल्याणकारी सरकार, देश हित के लिए समर्पित सरकार, अपने उन लोगों के संदर्भ में आकांक्षाओं को पूरा करने में संकोच कर रही है जिनके भरोसे आपकी नीतियों का क्रियान्वयन है? क्यों शरद जी आप इतना संकोच कर रहे हैं? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं लांबा साहब ने एक बात जो उठाई है, क्योंकि ये लोगों का तकिया कलाम बन गया है कभी भी डिबेट में या पैनल में कि साहब जो है वो सरकार कॉर्पोरेट से मिली और कर्जा माफ कर दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दो चीजें हैं बैंकिंग सिस्टम में, एक लोन राइट ऑफ और एक है लोन वेवर। जी, लोन राइट ऑफ किया गया है, लोन वेव नहीं किया गया। राइट ऑफ का मतलब है कि जो कांग्रेस के समय सिस्टम आया था, आरबीआई का रूल है कि अगर बैंक एक सर्टेन लेवल से ज्यादा डेट में चला जाता है तो बैंक जो है वो उसका सिस्टम शटडाउन होगा, बैंक आपको 1 रुपया उधार नहीं देगा। तो इसलिए बैंक लोन को राइट ऑफ किया जाता है किताबों से। लोन खत्म नहीं कर दिया गया या भूल गई सरकार या बैंक भूल गए, उसको राइट ऑफ नहीं किया गया है, और लेकिन लोन वेवर नहीं हुआ। अरे शरद जी मैं तो और आगे बढ़ता हूं, आपने तो पाई पाई वसूल ली सब लोगों की। छोड़िए ना, हम तो आपसे इस बात पे बहस ही नहीं कर रहे। आपने तो बहुत ही बेहतर काम किया। अभी तो उस पर बात करते हैं अपन जिसके लिए बैठे हैं। बैठे किस बात के लिए हैं कि भाई कर्मचारी, जो शासकीय कर्मचारी है ना, वो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। वो हड्डी इस समय झुकती हुई सी महसूस होती है, परेशान सी महसूस होती है, तकलीफ महसूस कर रही है, और आपने जो बेल्ट बांधने के लिए दी है उससे भी वो राहत महसूस नहीं कर रही है। ये आवाज आ रही है, ये आवाज आपके कानों तक भी आ रही होगी शरद जी। हमारे साथ में जाने माने अर्थशास्त्री बैठे हैं गुरबचन जी, वो बता रहे हैं कि देखो आप कॉर्पस को बढ़ा सकते हो, ठीक तरीके से निवेश करके कर सकते हो। हमारा सवाल आपसे इतना है, भाई निवेश का फैसला कौन ले रहा है? सरकार ले रही है। सरकार अपने निवेश के लिए जो भी बेहतर उपक्रम करने करे, पर उस कर्मचारी के भविष्य को तो सुरक्षित करे, सुनिश्चित करे, जिसके ऊपर आप अपना वर्तमान संवारने की जिम्मेवारी दिए हुए हैं। इससे आप पीछे क्यों छुड़ा रहे हैं? इससे आप संकोच क्यों कर रहे हैं? क्यों आपका अपने आप पे ही भरोसा नहीं बन रहा है कि जो टोटल उनकी सैलरी होगी पिछले 12 आखिरी साल में जो 12 महीने की सैलरी होगी उसका 50% सरकार गारंटी ले रही कि उनको पेंशन मिलेगी जी। लेकिन अगर हम आज की तारीख में इससे भी अच्छी मैं आपको स्कीम बता रहा हूं जो शायद अगर हम ले आए तो हमें नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई हिला पाएगा। हम तो कह देते हैं कि साहब जो तनख्वाह मिल रही है वही तनख्वाह मिलती रहेगी, पेंशन का झमेले ही मत पालिए, सबको तनख्वाह देते रहिए जब तक वो जीवित है। उसके बाद उनकी पत्नी को फुल तनख्वाह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां से पेंशन आएगी, जहां से वो तनख्वाह आएगी, वो सिस्टम ही बंद हो जाएगा। आप अगर मुर्गी मार देंगे, ये मुर्गी मारने वाली स्कीम है, ये अंडा खाने वाली स्कीम नहीं है। ये इनको ये है कि नहीं साहब आप हमको जो है बांटते रहिए। ये और ये जो लाडली बहना से लेके महतारी वंदन, अभिनंदन, ये सब जो स्कीमें हैं ये कौन सी हैं? ये अंडा और मुर्गी में किस कहानी के तौर पर आप देखते हैं?
नहीं, हिमांशु जी, मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब सरकार जो अभी हाल में गई है कांग्रेस की, वहां डेट टू जीडीपी रेशियो 53% है। टोटल आमदनी का पंजाब सरकार 20% सिर्फ इंटरेस्ट दे रही है किस्तों पे। किस्त में, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होता, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात करूं। तो शरद जी ने सीधे कह दिया भैया पूरी तनख्वाह ले लो, पर हो तो सही तभी तो दोगे। तो अब आखिरी दौर की बातचीत में आते हैं। सिंघदेव साहब हमको बता रहे थे कि देखो मैंने तो पता किया था 2071 में इतना आएगा, उसके कारण से ऐसा होगा, अभी दिया जा सकता है। पर सिंघदेव साहब मेरे पास में कुछ आंकड़े हैं और वो आंकड़े ये बताते हैं कि देश में जो वर्तमान में वेतन भत्ते हैं उस पर जो खर्च हो रहा है ना, उससे ज्यादा कई राज्यों में पेंशन पे खर्च होने के हालात आ गए। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उसके एवज में उनको जो दिया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा देना पड़ रहा है उन लोगों को, सरकारों को, जो काम करना बंद कर चुका है, अर्थात पेंशन पर जीवित है। क्या कहते हैं आप? 2071 भी तो इस देश के लोगों को ही सामना करना है। क्या वर्तमान पीढ़ी इस आधार पर अपनी जिंदगी जिए कि आने वाली पीढ़ी के जो भुगतना होगा वो भुगतती रहे? क्या आप इस विचार के हामी हैं या आपको लगता है कि चीजें तो दीर्घकालिक दृष्टि से ही देखी जाएंगी? क्या आज संभव है और आने वाली पीढ़ियों को परेशानी से ना गुजरना पड़े, यह भी इस पीढ़ी की ही जिम्मेदारी है? क्या कहते हैं सिंघदेव साहब? जी, जिम्मेदारी है, निसंदेह जिम्मेदारी है। और उन बातों को ध्यान में रख के ही मैंने अपनी राय प्रस्तुत की थी। जैसा मैंने बताया कि वरिष्ठतम वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा उपरांत, और उस समय तात्कालिक जो बात आ रही है कि आपके वित्तीय भार आपके बजट के ऊपर पड़ेगा, खर्चे के ऊपर पड़ेगा, उनका ये कहना था कि आज हमको पूरी राशि केंद्र सरकार के पास उस फंड में जो जमा करनी पड़ रही है वो हमको जमा ही नहीं करनी पड़ेगी। तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा छत्तीसगढ़ में वो बता रहे थे कि हमको तो सेविंग होगी, खर्चा नहीं आने वाले समय में जो 2000। सिंघदेव साहब, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि आपके पास में पैसे होंगे तो वो पैसे काय में जाने हैं? मेहतारी वंदन में जाने हैं या किसके चंदन में जाने हैं? भाई उससे धनोपार्जन में कौन से लगने वाला है? दिक्कत तो यही है ना कि हम पेंशन के संदर्भ में सवाल उठा दे रहे हैं, पर सरकार में बने रहने के लिए इस समय जिस प्रकार से फ्रीबी का दौर चला है, आपकी निगाह से कहां अधूरा रहा है? आप तो स्वयं उसका सामना करते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता उलझ गए हैं हम तय ही नहीं कर पा रहे? आज के लिए सोचें या आने वाले समय के लिए सोचें? आज भी, कल भी और आने वाले समय के लिए बिना सोचे कोई काम किया नहीं जा सकता। लेकिन आज को भी देखना है। जीना आज में है, कल में नहीं। कल का ध्यान रखना है, लेकिन जीना आज में है। जीना तो आज में है, ये सिंघदेव साहब का कहना है। लांबा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लांबा साहब, जो मैं आंकड़े की बात कर रहा था 2019-20 के कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। गुजरात बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है, कमाल का स्टेट। उसके संदर्भ में आंकड़ा यह बताता है कि वहां पर वेतन भत्ते पर साल भर में 11,126 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़े, पर पेंशन व्यवस्था पर उसे 17,663 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा। मतलब 149% अधिक जो काम कर रहे हैं उनके मुकाबले जो अब घर बैठ गए हैं उम्र की उस मुकाम पर पहुंचने के बाद। क्या आपको लगता है व्यवहारिक है ओपीएस? सर, ये बिल्कुल व्यवहारिक है। और ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं निश्चित तौर से आपने कलेक्ट किए होंगे, ठीक आंकड़े होंगे। लेकिन हमारा दूसरा कहना है, जो आप बार बार रिपीट भी कर रहे हो, कि यहाँ वेलफेयर की और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर भी है। तो जो सरकारी कर्मचारी 30 साल 25 साल सरकार की योजनाओं को लागू करने में दिन रात उसको काम करता है, तो उसके ऊपर ही सारी फाउंडेशन क्यों लगाई दी जाती हैं? दूसरे पर क्यों नहीं लगा दी जाती हैं? तो ये, और कर्मचारी 60 या 62 साल, कहीं 60 है कहीं 62 साल है, उसमें रिटायर होता है और एवरेज जो है ना 70-75 तक वो पेंशन उसकी बंद हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है। औसत एवरेज देखते हैं तो 75 तक वो मतलब एक्सपायर हो जाता है। उसके मिसेज भी, वो भी लगभग वो 10-15 साल का ही मतलब ये पीरियड है जी जिसको पेंशन उसको मिलती है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि और सारी योजनाएं लागू होंगी, कारपोरेट टैक्स भी कम होगा। जो वेव ऑफ और राइट ऑफ की बात कर रहे थे, चलो इस पचड़े में पड़ने की बजाय जो टैक्सों को माफ किया जा रहा है, मतलब उस पर कटौती क्यों नहीं होती है, उसकी चिंता सरकार को क्यों नहीं होती है?
कभी कहते हैं कि अगर ओल्ड पेंशन बहाल कर दी तो दिवाला पिट जाएगा। अरे और सारी स्कीमें तुम करोड़ों रुपए मतलब लगा रहे हो राज आने के लिए, सिलेंडरों पर लाडली बहना आदि आदि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन वो सरकारी कर्मचारी जो आपके काम करता है, आपकी योजनाओं को लागू करता है, उसके ऊपर ही कटौती क्यों करते हो? क्या ये यूपीएस जो है एमएलए और एमपी के ऊपर लागू करेंगे सरकार? पहले अपने आप से शुरुआत करो ना। पहले अपने आप से शुरुआत करो। सुभाष लांबा जी का मौलिक प्रश्न है। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत का जो निष्कर्ष है ना, वो निष्कर्ष ये है कि हम एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपने मूल उद्देश्य की दृष्टि से देखें या कुल मिलाकर अपनी बैलेंस शीट को देखें। बैलेंस शीट हमें ओपीएस की ओर जाने की अनुमति नहीं देती, लेकिन अगर एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम करने की बात करें तो उन कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित और सुरक्षित बनाए रखना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व है। क्या यूपीएस उस दायित्व के निर्वहन की दृष्टि से उचित कदम है? आप 14% से 18.5% कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, और इस पर वाहवाही लेना चाहते हैं, अच्छी बात। पर वह लोग अगर संतुष्ट नहीं है जिनके लिए आप ये कदम उठा रहे हैं तो आपको अपने फैसले पर विचार करने की जरूरत तो आन पड़ती है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कर्मचारियों पर उस नीति के प्रति भरोसा आना चाहिए जिससे सरकार उनकी बेहतरी के लिए दावा कर रही है। अगर उनमें उस फैसले के प्रति भरोसा नहीं है तो कितनी भी अच्छी नीति क्यों ना हो, उसके क्रियान्वयन को आने वाला समय सराहेगा नहीं। तो क्या यूपीएस के संदर्भ में केंद्र और राज्य की सरकारें कर्मचारियों का भरोसा जीत पाएंगी? सवाल है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय है मुझे इजाजत देने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी पर्व की।